हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अंकित कौशल। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल एके साइंस एडिक्ट पर। तो बच्चों, हम जो है 10th क्लास के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सारे चैप्टर की रिवीजन कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। तो यानी कि आपको क्या करना है, बस वीडियोज़ को अच्छे से देखना है, समझना है, कोई भी डाउट आए तो उसको कमेंट में डाल देना है। बाकी मेरी हेडेक है, मैं समझा दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है बच्चों हमारा, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे आसान चैप्टर है बच्चों, और दूसरी बात यह है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि जो केमिस्ट्री आप इसके बाद पढ़ोगे वो सारी केमिस्ट्री इसी चैप्टर पे बेस्ड है। यानी कि ये बेसिक है केमिस्ट्री का, जिसमें आप ये सीखोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखना कैसे होता है, वो सारी बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का, क्या क्या करेंगे हम इसमें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे। तो इस चैप्टर में बच्चों हम बात करने वाले हैं रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमें कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि कलर में चेंज आना, स्टेट में चेंज आना और टेम्परेचर में चेंज आना, इन सब की भी बात करेंगे हम। ठीक है, और क्या बात करेंगे बच्चों, और हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, यानी कि सिंपल वे टू राइट वर्ड इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एग्जांपल भी दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीशियम वाला एग्जांपल दे रखा है, जो कि एक्टिविटी 1.1 है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए। ठीक है, वो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से हम सीखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में हम यही जानेंगे, आज का इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि क्या क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए और क्या पढ़ेंगे बच्चों, और हम जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है ये पार्ट, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम टाइप्स क्या क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो जानने वाले हैं। तो इसमें मेन टाइप्स उठा रखे हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये पढ़ेंगे हम, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और इन्हीं पे पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्या, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारे सामने कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख पा रहे होगे, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है क्या, कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। यानी कि हमारे आसपास बहुत टाइप की रिएक्शन चल रही होती है डेली लाइफ में। ठीक है, और उनमें सभी में कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन रहा होता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कह रहा है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। कह रहा है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जिनकी वजह से रिएक्शन हो रही है, जो आपस में घुल मिल रहे हैं, उनको रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में नए बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो न्यू प्रोडक्ट, जो न्यू प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि नया जो चीज़ बन के आएगी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम एक तरीके से प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल उठाए गए हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। आप सभी ने पता है कि डाइजेशन जब हम करते हैं, यानी कि खाना हम खाते हैं, तो उसका जो डाइजेशन होता है, उसमें भी क्या होता है, जब हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं उससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकलते हैं। यानी कि डाइजेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सिंपलर सब्सटेंस पे टूट जाता है, जिसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और जिसकी वजह से हम एनर्जी बना पाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट से जो है ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ही एनर्जी बनती है। तो वो भी एक तरीके से क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही कह सकते हो एग्जाम्पल है। दूसरा आता है यहाँ पर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है बच्चों। कैसे? क्योंकि रेस्पिरेशन में हमने देखा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो उसमें एनर्जी भी बनती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर भी। तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, फिर इसमें तीसरा एग्जाम्पल दिया रस्टिंग ऑफ आयरन का, यानी कि लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगने की बात करें तो आपने देखा होगा कि हम अगर मान लो एक लोहे का पीस है, और उसको अगर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में छोड़ दिया जाता है या पानी के कॉन्टैक्ट में छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आने लग जाती है बच्चों, यानी कि रस्ट होने लग जाता है। तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद लोहे पर। तो ये भी एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये भी केमिकल रिएक्शन है।
और आप इन सभी रिएक्शन में एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो नई चीज़ें बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जिनसे वो मिलकर बनी है उनसे एंटायरली डिफरेंट, यानी कि पूरी तरीके से डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये एक्टिविटी 1.1 का ही पार्ट है, यानी कि एक्टिविटी 1.1 में एनसीईआरटी में बताया गया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मान लो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो सीधी सी बात है कोई भी चीज़ जलती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो एक वाइट डार्जिलिंग फ्लेम के साथ जलता है, यानी कि चमकदार जो है एक तरीके से उसमें से फ्लेम निकलती है। तो जब जलता है तो एक पाउडर बन जाता है वाइट कलर का, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कैसे बना तो ये हम आगे सीख लेंगे धीरे धीरे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक नया पाउडर बन जाता है वाइट कलर का, तो यानी कि न्यू प्रोडक्ट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो भी केमिकल रिएक्शन मानी जाती है। आगे धीरे धीरे सारी इक्वेशंस लिख के मैं दिखा दूंगा आपको। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक एग्जांपल लिया इसने, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी कि दही का बनना। तो दूध से दही का बनना ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन ही होती है, क्योंकि नया प्रोडक्ट क्या बना है इसमें? दही बनी। ठीक है, और किससे बनी है? दूध से बनी है। और आपको भी पता होगा बच्चों कि जो दही होती है वो दूध से बिल्कुल अलग होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नया प्रोडक्ट बना वो जिससे बना है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि नया चीज बनेगी नई प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं बच्चों? आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लेट सपोज आपके घर में आप चाय बनाते हो बच्चों, सभी घर में चाय तो बनाते ही होंगे। तो जब आप चाय बनाते हो तो उसमें कई चीज़ें डालते हो, जैसे कि आप चाय बनाओगे तो उसमें पानी भी डालोगे, ठीक है, दूध भी डालोगे, चीनी भी डालोगे, सारी चीज़ मिला के एक चाय बन जाती है। ठीक है, तो यानी कि चाय। अब ये जो चाय बनी ये एक नया प्रोडक्ट है बच्चों, जिसमें मिल्क, ठीक है, और वाटर भी है। ठीक है, और क्या है बच्चों? शुगर भी है। तो यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी? कि चाय में ये सारी चीज़ें मिलकर बनती है, तो चाय एक नया प्रोडक्ट बन के आ गया, यानी कि वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसे ही जब खाना बनाते हैं घर में वो भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन सिंपल है कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर, यानी कि अलग अलग चीज़ें मिलकर जो है नया प्रोडक्ट बना दे, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है बच्चों आपको, कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है केमिकल चेंजेस, यानी कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, क्या रहते हैं? केमिकल चेंज। आपने बचपन में 6, 7, 8 में पढ़े होंगे केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज होते हैं जो एक बार चेंज आ जाता है तो उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कई सिंपल प्रोसेस के द्वारा तो वो रिवर्स नहीं होता है, और कई होते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि दोबारा रिवर्स होंगे ही नहीं कभी। ठीक है, तो हमको उनको केमिकल चेंज कह देते थे। तो यानी कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के, वो ध्यान रखने हैं। ठीक है, हमें कैसा पहचान में आएगा केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो यहाँ पर आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला है बच्चों चेंज इन स्टेट, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ अगर कोई चीज़ में आपको स्टेट्स में चेंज नज़र आ रहा है। ये स्टेट क्या होती है? तो स्टेट आपने 3 पढ़ी है बच्चों। 3 कौन कौन सी स्टेट पढ़ी है? आपने सॉलिड स्टेट पढ़ी होगी, ठीक है, जो मैटर होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड में भी होता है, आपने लिक्विड पढ़ी होगी, ठीक है, और आपने क्या पढ़ी है? गैस पढ़ी। तो ये 3 स्टेट पढ़ी है। अगर क्या होता है कभी कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाए या लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, अगर ये जो चेंज आते हैं, अगर ऐसा होता है, देखने को मिलता है आपको, ठीक है, कोई भी चेंज आता है तो वो आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए? स्टेट में चेंज आ जाना है, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो केमिकल रिएक्शन हो रही है। और बच्चों चेंज इन कलर, यानी कि कलर में चेंज आ जाना। अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें अचानक से कोई चेंज आ गया कलर में, तो उसको हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, कलर में चेंज आ जाना। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, कई चीज़ें खाने पीने की भी ख़राब हो जाती है तो उसके भी रंग रंग में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, या फिर बहुत सारी इक्वेशंस हैं, या फिर वाटर कलर ले लो आप, 2 कलर को मिलाते हो तीसरा नया कलर बन जाता है। तो न्यू कलर्स का फॉर्म होना एक केमिकल रिएक्शन होने को दर्शाता है। ठीक है, एक आता है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ जाना, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है जब हम कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या फिर अचानक से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई चीज़ अचानक से ठंडी हो जाएगी या कोई चीज़ अचानक से गर्म हो जाएगी, ठीक है। ठंडा होना, गर्म होना, ये चीज़ जो दर्शाता है ये भी केमिकल रिएक्शन को ही दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगला है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन का मतलब कई बच्चों को नहीं पता होता, तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी कि गैस का निकलना या फिर बनना कह सकते हो आप, कि कोई प्रोसेस करा रहे हो और उसमें गैस अचानक से बनने लग गई, अपने आप से ही गैस निकलने लग गई, तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जिससे आप ये आइडेंटिफाई करोगे बच्चों की केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, क्या ये सारे होना ज़रूरी है, क्या ये सभी जो पॉइंट्स थे इनका प्रेजेंस होना ज़रूरी है? तो नहीं, मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे होंगे तभी कोई केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी, इनमें से कोई एनी वन, यानी कि अगर आपको कोई एक भी दिखाई दे जाए, ठीक है, अगर आपको कोई एक भी दिखाई दे जाए तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो यानी कि एनी वन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोई एक का होना ज़रूरी है। अगर कोई स्टेट में बदलाव दिख गया तो केमिकल रिएक्शन मान लो उसको, केमिकल रिएक्शन कलर में चेंज आ गया तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर में चेंज आ गया तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और अगर कोई गैस निकल रही है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, गैस का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम मेन बात करेंगे केमिकल रिएक्शन को लिखने की, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, पहले क्या हुआ था ना कि एक किस बात पे विवाद हुआ कि भाई केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे। तो केमिकल रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्शन है, उसको लिखने के लिए 4-5 सेंटेंसेस लिखने पड़ रहे थे, तो टाइम बहुत जा रहा था, तो उसके लिए इक्वेशन बनाई गई। और आप सभी को पता होगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं, यानी कि दो साइड होती है, एक LHS साइड होती है और एक RHS साइड होती है, यानी राइट हैंड साइड होती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन बन जाती है। तो ऐसे ही हम इक्वेशंस को बनाया गया है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन बना देते हैं। तो सबसे पहले बनाई गई वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, हमने जो जो रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जो जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम वर्ड में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है जिंक, जिंक मेटल था, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एक डाल दिया गया, यानी कि दोनों में के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक प्लस का साइन लगा हुआ है, दोनों के बीच में ध्यान से देखोगे तो ये प्लस का साइन क्या बताता है, ये आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। फिर राइट हैंड साइड में आओगे तो जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसमें आप देखोगे एक जिंक सल्फेट बना और एक हाइड्रोजन बनी, यानी कि ये दो प्रोडक्ट बने हैं। अब दो प्रोडक्ट बने तो इसलिए हमने बीच में प्लस का यूज़ किया, यानी कि दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट अलग है और एक प्रोडक्ट अलग है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जब बनते हैं तो ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट हमेशा एक होगा, प्रोडक्ट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कौन सी है, कैसी है, ठीक है। अब ये थी वर्ड इक्वेशन बच्चों। वर्ड इक्वेशन के बाद ये वर्ड इक्वेशन भी क्या लगने लगी, थोड़ी बड़ी लगने लगी, लगा कि क्या नाम है यार, ये तो बड़ी है, तो इसको और छोटा कर देते हैं, तो फिर बनाई गई केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में क्या देखा कि केमिकल इक्वेशन में सिंबल का यूज़ किया, यानी कि जिंक जो था हमारा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो जिंक की जगह पे Zn का यूज़ किया, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे H2SO4 का यूज़ किया, और जिंक सल्फेट की जगह पे ZnSO4 का यूज़ किया, और हाइड्रोजन की जगह पे H2 का यूज़ किया। अब ये क्या है, तो ये कहलाते हैं बच्चों सिंबल, यानी कि हर एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें एलिमेंट्स आपने देखे होंगे तो उनका एक सिंबल होता है, तो ये सभी सिंबल हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना, ध्यान से सुनना बच्चों, केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना, यही हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो केमिकल रिएक्शन आर द केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। केमिकल इक्वेशन कहता अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच मीन्स द फिजिकल स्टेट। अच्छा, मेंशन द फिजिकल स्टेट। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है फिजिकल स्टेट क्या है, तो बच्चों फिजिकल स्टेट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। रिएक्शन में कौन कौन से जो सब्सटेंस यूज हुए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, यानी कि अब हम बात करते हैं बच्चों की इसकी, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर जो कि एक्टिविटी आपकी 1.1 है। वह एग्जांपल क्या कह रहा है कि एक्टिविटी 1.1 में बोला था कि भाई मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या
कि किसी भी चीज़ को अगर जलाया जाता है तो सबसे पहले रिएक्शन उसकी ऑक्सीजन के साथ होती है, और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट भी ऑक्सीजन का ही बनेगा। यानी कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें आपको देखा होगा अपने सामने 2 लगा हुआ है इसमें। ठीक है, दोनों मैग्नीशियम के सामने 2 लगा है, तो ये 2 कहाँ से आया? तो जो हम नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, जिसमें उसको हम बोल देते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती है। ठीक है, जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम। हाँ जी, तो देखो 2 टाइप की इक्वेशन होती है बच्चों। ठीक है, 2 टाइप की इक्वेशन होती है। एक होती है स्केलेटल इक्वेशन। अब ये स्केलेटल का मतलब क्या है? तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन? स्केलेटल इक्वेशन का मतलब है बच्चों ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है, यानी कि खाली वो एक ढांचा है। ठीक है ना, वो प्रॉपर इक्वेशन नहीं है। प्रॉपर कब बनती है? जब उसको बैलेंस कर दोगे आप। एग्जाम्पल है, लेट सपोज आपका एक्टिविटी 1 का ही ले लेते हैं, तो कि हमारी इक्वेशन बनी थी, क्या बनी थी बच्चों? इक्वेशन बनी थी Mg की रिएक्शन हुई थी ऑक्सीजन के साथ और वो बन जाता है MgO। तो ये इक्वेशन कहलाती है बच्चों स्केलेटल, जो मैंने अभी लिखी है यहाँ पे। और ये स्केलेटल क्यों है? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लेफ्ट में Mg क्या है? 1 है, राइट में Mg कितने हैं? 1 है, तो ये तो बैलेंस है। लेकिन अगर लेफ्ट में ऑक्सीजन चेक करोगे आप, अगर लेफ्ट के ऑक्सीजन चेक करोगे तो आपको देखोगे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन राइट के ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? अनबैलेंस्ड कह रहे हैं। और ये इक्वेशन जो आपके सामने लिखी गई है, ये है एक तरीके से हमारी अनबैलेंस्ड यानी कि स्केलेटल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना होता है हमारे को, जो कि हम मेथड यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि हम एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर बैलेंस करके दिखाऊं और वो कैसे करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीशियम एक है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। ऑक्सीजन कम थे, किसकी तरफ कम थे? राइट हैंड की साइड की तरफ कम थे, तो हम यहाँ पे अपने आप से क्या लगा देते हैं? यहाँ पे 2 कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने ये 2 कोफिशिएंट ऐड किया तो ये 2 जो है वो मैग्नी ऑक्सीजन को तो 2 बना रहा है, लेकिन साथ में मैग्नीशियम को भी 2 बना दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं? 2 ऐड कर देते हैं मैग्नीशियम के साथ में। जिससे क्या हुआ? यहाँ पर LHS में भी 2 मैग्नीशियम हो गए और RHS में भी 2 मैग्नीशियम है। LHS में भी 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, और RHS में भी 2 ऑक्सीजन है। तो ये हो जाती है फुली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको हम बोलते थे बैलेंस करना। ठीक है, जो मेथड आपको मैंने करके दिखाया तो ये एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रॉपर तरीके से सीखते हैं अब। तो सबसे पहली बात तो वाई वी आर बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं बच्चों? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आपने 9th क्लास में बच्चों कुछ लॉ सीखे थे। ठीक है, जिसमें आता है एक लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल इक्वेशन, या फिर केमिकल रिएक्शन, सॉरी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है ना ही ख़त्म होता है। ठीक है, खुद से ऐसा नहीं होगा। जितना मास हमारे एक तरीके से रिएक्टेंट का रहता है टोटल मास, उतना ही प्रोडक्ट का भी रहता है। ठीक है, तो यानी कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमारा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। अब इसी के चलते लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो उसका मास दोनों तरफ इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है। हमें दोनों तरफ इक्वल मास दिखाना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशन सही मानी जाएगी। तो इसलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। तो सो द नंबर ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन्स सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, यानी कि दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बराबर कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जो कि आपके NCERT का मेथड है मैं वो बता रहा हूँ। वैसे तो एक सिंपल सा एक मेथड होता है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम सिंपल NCERT का जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या कहते हैं? स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले क्या करना है? राइट केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। ठीक है, आप ये मेथड सीख लो, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया। ठीक है, जरूरी नहीं है मेथड का यूज़ ही करना है आपको, या फिर ऐसे बॉक्स बनाने ये सब करना होता है पेपर में, ऐसा जरूरी नहीं होता। डायरेक्ट आप कोफिशिएंट ऐड करते हो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 3 4 5 जो भी ऐड करना होता है और डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे तो आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे, पहले सीख लो आप। ठीक है, कहते हैं आपको बॉक्स जो आपने बनाया है वो फॉर्मूले के चारों तरफ बनाया, तो उसमें आपको कोई चीज़ नहीं करना है। यानी कि फॉर्मूले में जब आप देखते हो
जो यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, Fe के नीचे 3 लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, आप इनको नहीं छेड़ोगे बच्चों। इसलिए इसने बॉक्स बनवाए कि आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना, उन नंबर्स को चेंज नहीं करना होता। तो यानी कि जो हम नंबर ऐड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन यानी कि आगे कोफिशिएंट में ऐड करते हैं उसके, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको नंबर काउंट करने हैं बच्चों, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, हर एक एलिमेंट के, ठीक है। नंबर क्यों काउंट करने हैं, ताकि ये चेक करना है आपको वो ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो फिर तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर काउंट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन में 3 एलिमेंट थे, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट थे। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में चेक करोगे तो आयरन का सिर्फ एक ही एटम था, हाइड्रोजन के 2 एटम थे और ऑक्सीजन के 1 एटम था, ठीक है, रिएक्टेंट में। वहीं पर अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में 3 थे आयरन के। तो आप देख रहे हो आयरन के रिएक्टेंट के साइड में सिर्फ 1, प्रोडक्ट के साइड में 3, तो यानी कि ये तो यहीं पर अनबैलेंस हो गया एक तरीके से, ठीक है। हाइड्रोजन चलो 2 हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 हैं। अब ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी अनबैलेंस हो गया। तो यानी कि इक्वेशन कुल मिला के अनबैलेंस है। तब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बस कोफिशिएंट ऐड करते जाएंगे और जहाँ हमें लगेगा कि हाँ बैलेंस हो चुका है वहाँ पर वो ओके हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 4 थे, तो हम ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमने क्या करा, H2O के सामने 4 लगा दिया यहाँ पे। अब इससे क्या हुआ, इससे जो ये हाइड्रोजन था ना वो हो गया 8 टोटल, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और दूसरा जो ये 4 था कोफिशिएंट वो आ गया ऑक्सीजन के लिए भी, तो यानी कि ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए बच्चों, ऑक्सीजन हमारे हो गए 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए राइट हैंड साइड से, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन हो गए टोटल 8, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन 8 हो गए, लेकिन अब चेक करेंगे तो राइट में सिर्फ हाइड्रोजन कितने बच्चों, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोजन पे 4 लगा दिया, ताकि हमारे हाइड्रोजन कितने टोटल 8 हो जाए। अब 8 हाइड्रोजन लेफ्ट में हो गए, 8 हाइड्रोजन राइट में हो गए, ठीक है। 4 ऑक्सीजन लेफ्ट में हो गए और 4 ऑक्सीजन राइट में हो गए, ठीक है। और वहीं पर आयरन की बात करते हैं तो आयरन हमारे राइट में है 3 और वहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया 3, यानी कि लेफ्ट में भी हमने 3 लगा दिया। तो एक बहुत सिंपल सा मेथड, और मैं आपको बताऊँ ये मेथड ऐसा है कि इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों को लगता है पहली बार जब वो सीखते हैं तो उनको लगता है यार ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, हमें तो समझ में नहीं आया। तो बच्चों समझ में कुछ नहीं है, बस आप जब रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी थोड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी मैं आपको बोर्ड पे समझाने स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो बस अभी तो ये था कि कंटेंट जाना चाहिए बस, ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये बैलेंसिंग थी बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है बैलेंसिंग की, ठीक है। यहाँ पर और क्या बता रखा है बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर स्टेट बता रखी है। सॉलिड स्टेट के लिए आप क्या यूज़ करोगे, एस यूज़ करोगे। लिक्विड स्टेट के लिए एल यूज़ करोगे, जो मैं बता चुका हूँ आपको। गैसेस स्टेट के लिए जी यूज़ करोगे और एक्वस के लिए आप AQ यूज़ करोगे, ठीक है। एक्वस मैंने आपको बता दिया तो घोल के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर द टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट अबव द बिलो द एरो, यानी कि इक्वेशन में अगर मान लो कोई कंडीशन गिवन है, ठीक है, जैसे कि कंडीशन मतलब टेम्परेचर गिवन है, कोई प्रेशर गिवन है, कोई एक एटलीस्ट ऐड किया है, तो वो आपको एरो जो होती है रिएक्शन में जो एरो दिखाई देगी आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरो है, इस एरो के अप एंड डाउन यानी कि इस एरो के ऊपर लिखोगे। जैसे कि टेम्परेचर है तो मान लो 343 का टेम्परेचर है, 343 केल्विन, ठीक है, 341 केल्विन मान लो, ठीक है, तो ये ऊपर लिख दिया आपने। प्रेशर 1 atm दिया हुआ है तो आप लिखोगे 1 atm, ठीक है, तो ये आपने एरो के ऊपर लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे। और मान लो कोई कैटलिस्ट ऐड किया है, जैसे कि KMnO4 डाल देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये हो गया हमारा कैटलिस्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से एरो के ऊपर और नीचे लिखा जाता है। ये कंडीशंस होती है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है बच्चों। तो कैटलिस्ट बच्चों बहुत आसान चीज़ है। कैटलिस्ट नथिंग, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को जल्दी करा देता है। यानी कि हम कई बार चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन कैसी हो जाए, थोड़ी जल्दी हो जाए, ठीक है, कम टाइम लगेगा रिएक्शन को होने में। तो यानी कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। क्या कर देता है, रेट ऑफ
रिएक्शन, ठीक है, वो इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि रिएक्शन को जल्दी करा देता है। कई रिएक्शन ऐसे होते हैं बहुत लंबा समय लेती है, तो हम कैटालिस्ट चार्ज को उसको जल्दी करा देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, कैसे लिखा जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन था और ये बेसिक था। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को डाउट इन चीज़ों में नहीं होता, क्योंकि ये जो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। तो मेरा फोकस रहेगा आपके डाउट क्लियर करने पे, ठीक है। मुझे आपके सिर्फ डाउट्स क्लियर करने हैं, जो जो बच्चों के डाउट आते हैं, कुछ आते हैं। तो अगर आपको डाउट आते हैं तो आप इसमें कमेंट में डालिए, ठीक है। अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर कमेंट में डाल दूँगा। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, ठीक है। बस हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी हेल्प की जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को घर को शेयर करना, ठीक है। पहली वीडियो है बच्चों, इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी फेस करने को मिल रही है, लेकिन जल्दी हम इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो तब तक आप क्या करो, इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करो। और अभी फ़िलहाल मैंने अपने नोट्स तैयार किए, तो सीधी सी बात है मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने आपको सपोर्टिंग मटेरियल से इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे इसके थोड़े नोट्स अच्छे लगते हैं, बट वही है, कई कई चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो हम जब वीडियो हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसको शेयर जरूर करना बच्चों अपने दोस्तों के साथ, लाइक, बाकी आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।